Hello everyone. Hello. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Hello everyone. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। वेरी वार्म वेलकम आपका। और खूब सब अच्छे हो, बढ़िया हो। जिंदा हो, उठ गए, ना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछली क्लास में हम जहाँ पे बात कर रहे थे, कल खुशकिस्मती से हमारी 2 क्लासेस रही थी। तो कल की क्लास में जो हमने बात करी थी, वो हमने बात की थी चेन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बताने लगा था। तो चेन के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि अगर चेन के सारे पार्ट्स सेम हाइट पे नहीं है ना, चेन के सारे पार्ट्स सेम हाइट पे नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करनी है। आपको कुछ नहीं करना। अगर ये चेन यूनिफॉर्म है तो आपको उस चेन का सेंटर ऑफ मास देखना है। सेंटर यानी कि उस चेन का सेंटर देखना है। अभी के लिए बस आप ये मान लो कि वो सेंटर देखना है। सेंटर ऑफ मास नाम का एक चैप्टर आएगा हमें। इसके बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन के बाद जो अगला चैप्टर है वो सेंटर ऑफ मास है, रोटेशन से जस्ट पहले। ठीक है ना? तो छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे, तो उसके बाद हमारा रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें हम सेंटर ऑफ मास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये एज्यूम कर सकते हो कि हम बात करें सेंटर। आपको कुछ नहीं करना, आपको सेंटर की हाइट देखनी है ग्राउंड से। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको हाइट देखनी है सेंटर की ग्राउंड से। तो वो जो सेंटर की हाइट होगी बस वो आप लिख दीजिएगा और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मेरे ख्याल से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, चलो। अब मान लीजिए एक एग्जांपल करते हैं। एक ना टेबल है, टेबल समझते हो? थोड़ा सा उसका पोर्शन हमने दिखाया हुआ है। दिस इज अ टेबल। ठीक है, आपको पता ही है टेबल तो क्या होता है। उस टेबल के ऊपर ना चेन रखी हुई है और थोड़ी सी वो नीचे भी ऐसे हैंग कर रही है। कैन यू इमेजिन? है ना? यूनिफॉर्म चेन है। ये आपके लिए अच्छा है कि वो यूनिफॉर्म चेन, और आधी वो टेबल के ऊपर है और उसकी जो आधी लेंथ है वो टेबल के साथ नीचे हैंग कर रही है। ठीक है ना? इसको हमने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है ना? द चेन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? चेन को हमने इक्विलिब्रियम में पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि नहीं तो गिर जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात। तो अब ये देखिएगा, चेन का मास दे देता हूं मैं आपको। मास जो है वो m है। अज्यूमिंग, हमें अज्यूम करना है टेबल एज द रेफरेंस। टेबल को रेफरेंस अज्यूम करना है पोटेंशियल एनर्जी 0 का। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। चेन की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है टेबल को एज अ रेफरेंस फ्रेम यूज करके।
है ना, टेबल को एज अ रेफरेंस फ्रेम यूज करना है और चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझो जरा। दोबारा एक बार टेबल बनाते हैं। बना लिया बेटा, जो हिस्सा टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि टेबल को मैं एज अ रेफरेंस मान के चल रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि इस हिस्से पे जो भी चीज पड़ी हुई है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये जो हिस्सा L/2 टेबल पे पड़ा हुआ है, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है? बोलो। है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है, क्योंकि ये तो यहीं पे पड़ा हुआ है। मैं इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोर्शन ए बी, ये 0 है। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर कट। अब बची पोटेंशियल एनर्जी बीसी पोर्शन की, वो नीचे हैंग कर रहा है। ठीक है ना, वो पोर्शन नीचे हैंग कर रहा है। लेकिन क्या उस पोर्शन की हाइट हर एक पार्टिकल की सेम है? नहीं, हर पार्टिकल की हाइट सेम नहीं है। ठीक है ना, आप यहां पे देखो, ये पूरी लेंथ उसकी L/2 है, लेकिन अगर मैं टेबल को एज अ रेफरेंस मान के चल रहा हूं तो हर पार्टिकल टेबल से सेम डिस्टेंस पे नहीं है। ये वाला पार्टिकल अलग डिस्टेंस पे है, ये वाला पार्टिकल अलग डिस्टेंस पे है, ये वाला पार्टिकल अलग डिस्टेंस पे है, और ये वाला पार्टिकल अलग डिस्टेंस पे है। तो कुछ नहीं करना, ऐसे में मैंने आपको बताया था कि आपको सेंटर देखना होता है। तो जो पोर्शन हैंग कर रहा है ना, उसका सेंटर देख लो, कितने डिस्टेंस पे है भैया? बोलो। L/4 ना, सेंटर ऑफ मास, या आप सेंटर समझ लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन, BC, दैट इज L/4। ठीक है ना, L/4 फ्रॉम टेबल, ये टेबल से L/4 डिस्टेंस पे नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। सो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहली बात तो नेगेटिव लिखूंगा। नेगेटिव लिखनी चाहिए पहली बात, तो ये समझ में आ रही है, क्योंकि नीचे की तरफ है, जीरो से नीचे, जीरो से नीचे नेगेटिव ही लिखेंगे फिर हम। अच्छा जी, अब ऊपर वाला जो पोर्शन इसके ऊपर रखा हुआ, उसकी तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। ये जो हैंगिंग पोर्शन है, इसका मास कितना होगा? M/2। M/2, बहुत बढ़िया, M/2 लिख दिया, इंटू जी, mgh होता है फॉर्मूला, M/2 इंटू जी। और सेंटर का डिस्टेंस कितना है? L/4। तो आंसर आ गया -mg/L/8। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी का भी आंसर आ गया -mg/L/8। पता चला आपको कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू द टेबल, जब हम टेबल को एज अ रेफरेंस मान के चल रहे हैं, क्योंकि ए बी पोर्शन की तो कुछ है ही नहीं, बस बीसी पोर्शन की है, वही टोटल होगी। ठीक है ना, तो आंसर इज -mg/L/8। कोई डाउट है किसी को तो बताओ फटाफट। हाँ जी, एनीवन? बताओ बताओ बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? हाँ जी, क्वेश्चन कर लोगे? नहीं कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कर पाओगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। चलो लिखो पहले इसको। सर। हाँ जी बोलो। ये से L/4 कैसे है फिर? सेंटर लेना पड़ेगा ना बेटा, जो हैंगिंग पोर्शन, सेंटर की हाइट लेनी पड़ेगी आपको ऑन एन एवरेज। जो सर ये हैंगिंग पोर्शन फॉर्मूला का सेंटर, सर ये फॉर्मूला
नहीं बेटा, एग्जाम्पल। नहीं सर, जो नीचे है उसमें u इज इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई। नहीं 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 बेटा, जस्ट एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आपको, फॉर्मूला तो नहीं, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ये क्वेश्चन किस तरीके का आता है, उसमें क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। लिखो फिर आगे चले हम। बगले का आप करोगे, ठीक है ना। ये हम इस वजह से कर रहे हैं भाई, क्योंकि हर एक जो पार्टिकल है, ठीक है ना, कल भी मैंने आपको बताया था, हर पार्टिकल सेम हाइट पे नहीं है, हर पार्टिकल की हाइट डिफरेंट है, इसीलिए उनका सेंटर ले लेते हैं हम। जो पोर्शन टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उस पोर्शन का हर एक पार्टिकल टेबल के ऊपर ही है, ठीक है ना। उसका तो टेबल से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, टेबल से कोई हाइट ही नहीं है, तो उसकी उस सारे पोर्शंस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। चले आगे। यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन आप करोगे। टेबल को एज अ रेफरेंस मानना है, क्योंकि वैसे भी नीचे ग्राउंड तो हमें पता ही नहीं कहाँ पे है ना, ना तो हमें गिवन है ना हमें पता है, तो ग्राउंड को रेफरेंस हम मान भी नहीं सकते क्योंकि वो पता ही नहीं, ठीक है। और टोटल लेंथ एल है, मास एम, यूनिफॉर्म, चेन कैप्टन इक्विलिब्रियम, चेन को नीचे नहीं गिरने दे रहे, पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि नहीं तो नीचे गिर जाएगी। ओके, सो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। ऑप्शन दे दूं? चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। भूमि रॉन्ग आंसर, आयुष सही है भाई। सर ये एल बाई 4। हाँ L/4 है ऊपर। सर वो कैसे आया? एल बाई 2 नहीं तो होना चाहिए, एल बाई 2 नहीं तो होना चाहिए। क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन में L/4 दे दिया। ओके सर। अंशिका रॉन्ग आंसर, खुशी सही है, शरीन रॉन्ग आंसर, भूमि नूर सही है, गुरप्यार रॉन्ग आंसर, अक्षांश सही है, रुशिका रॉन्ग आंसर। ध्रुव रॉन्ग आंसर। प्रॉपर मेथड से करो भाई, प्रॉपर मेथड से, जैसे मैंने आपको सिखाया था, अगर एक भी स्टेप मिस किया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन।
एक भी स्टेप आपने गलत कर दिया तो ऑप्शन कुछ और आ जाएगा। अभिषेक रॉन्ग आंसर, आर्यन सही है, अलबाश रॉन्ग आंसर। सिनाम रॉन्ग आंसर। शिका सही है, मनोभाव सही है। सर भी आपने क्या क्या बता दिया, एक बार बता दो। क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम, इससे पहले भी क्वेश्चन किया था। तो कॉन्सेप्ट वगैरह तो नहीं बताया? कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, जो हमने कल स्टार्ट किया था वही चल रहा है। मनोभाव सही है, रुद्राक्ष, गुरवांश, जयंतिका रॉन्ग आंसर, केशव ध्रुव सही है, अलबाश रॉन्ग आंसर, गौतम रॉन्ग आंसर, अनिकेत सही है, प्रीति रॉन्ग आंसर। चलो देखो इधर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो भाई, जो पोर्शन इसका ऊपर रखा हुआ है, ये टेबल है, ठीक है ना। तो जो पोर्शन इसका ऊपर रखा हुआ है L/4, क्या उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी? बोलो। नो सर। नहीं, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस मान के चल रहे हैं। ये क्वेश्चन में भी गिवन है कि इसको रेफरेंस मान के चलना है, तो इस पोर्शन की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। बचा आपका जो हैंगिंग पोर्शन है, इसको नाम दे दो AB एंड दिस इज PC। तो अगर ये L/4 है तो ये कितना बचा? 3L/4, ठीक है ना। तो मास कितना होगा? अब पोटेंशियल एनर्जी AB पोर्शन की तो वो तो 0 हो गई है ना, BC पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पहले तो माइनस लिखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है। मास कितना होगा? 3M/4 3M/4। है ना भाई। इसका भाई 3L/4 लेंथ का मास भी तो उतना ही होगा, उसी हिसाब से होगा, यस सर। है ना। तो दैट इज -3M/4 इंटू G, MGH लगाना है हमें। लेकिन मास तो हो गया, अब हाइट जो है हमें सेंटर की लेनी पड़ेगी, जो हैंगिंग पोर्शन है उसका सेंटर, ठीक है ना। 3L/8 उसका भी आधा, तो आंसर इज -9 mgl डिवाइडेड बाय 32, दैट इज द आंसर। द आंसर इज डी। कोई दिक्कत? सिंपल एंड स्ट्रेट सेट्स में जो है आप इसको कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपका प्रोसीजर आपको सही तरीके से समझा होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूले को रट्टा मारा हुआ तो आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है इसको करना। तो आप सीधा तो सीधा लास्ट वाला एक बार दोबारा बता दोगे? पता है, जो हैंगिंग पोर्शन है उसका हमने सेंटर निकाला है, तो सेंटर जो होगा वो 3L/8 पे होगा, क्योंकि हर पार्टिकल की जो हाइट है वो टेबल से डिफरेंट है, तो आपको उस पार्टिकल के सेंटर की हाइट लेनी पड़ती है, वो 3L/8 है, ठीक है ना। वो पुट कर दिया। ओके सर। यहाँ पे भी हर पार्टिकल, या तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही हाइट पे हों फिर तो बात ही नहीं होती। यहाँ पे पार्टिकल सारे डिफरेंट हाइट पे हैं, इसी वजह से हमें सेंटर की हाइट लेनी पड़ रही है, वरना हमें इतना कुछ करने की कोई जरूरत थी नहीं। सारा पंगा इसी वजह से हुआ है क्योंकि सारे पार्टिकल सेम हाइट पे नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दीज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, अदरवाइज हमें कोई जरूरत होती नहीं इसको करने। सर 5 सेकंड के लिए पीछे कर दो सर पेज। सर मास कैसे निकाला इसका? 3L/4 पोर्शन है तो मास भी 3M/4 ही होगा। करना सर। ओके।
डन सर। मास अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो देख सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती, सिंपल ही है। तो एल लेंथ का मास m है, 1 का m/l हो जाएगा, तो 3l/4 का कितना होगा, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड। तो m/l इंटू 3l/4, तो दैट इज l से l कट गया, तो दैट इज 3m/4। ऐसे कर सकते हो, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, so there is no need। सर रेडियस दे रखा होता है रोप चेन का, फिर ऊपर वाली जो रोप है जो टेबल के ऊपर पड़ी है, तब भी उसकी पोटेंशियल क्या चीज क्या दे रखा होता, रोप का रेडियस रोप का रेडियस दे रखा होता, हाँ फिर भी ऊपर वाले टेबल जो चेन की 0 होती। हाइट कुछ ना कुछ लेनी पड़ती, फिर अगर थोड़ी सी मोटी बना देते तो हाइट लेनी पड़ती है। ओके चलें आगे। Yes, sir. यस सर। एक और क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक रोप है और एक चेन है, ठीक है जी। यहाँ पे ये रोप, ये चेन, दोनों की जो लेंथ है वो l है, मास इसका m है और इसका मास 2m, ठीक है। आपको ये सिचुएशन दे रखी है, इफ द सिस्टम इज इन्वर्टेड, अगर इस सिस्टम को उल्टा कर दिया जाए, एंड हंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, जहां से अभी लटकाया गया है उसी पॉइंट से इसको फिर से लटकाया जाए उल्टा करके, तो फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालो, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता कीजिए कितना है, करो।
अंशिका रॉन्ग आंसर, अल्बाश सही है बेटा। एक रोप है, रोप का भी मास है, नीचे चेन है, चेन का भी मास है, चेन का मास डबल है, रोप का मास m है, और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों एक पॉइंट से हैंग करी गई हैं। उसके बाद इनको उल्टा कर दिया गया है ना, चेन को ऊपर रोप को नीचे, तो उसके बाद जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें निकालना है। रुद्राक्ष जयंतिका सही है बेटा। केशव रॉन्ग आंसर, आयुष राज रॉन्ग आंसर, भूमि रॉन्ग आंसर, तरनवीर रॉन्ग आंसर। प्रॉपर कंसेप्ट लगा के करो भैया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, ऐसे होगा नहीं, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो गलत हो जाएगा आंसर। प्रॉपर कंसेप्ट प्रॉपर स्टेप्स के साथ होगा क्वेश्चन। रुशिका सही है, नूर सही है, अभिषेक सही है, खुशी रॉन्ग आंसर, अनिकेत सही है, तरणवीर रॉन्ग आंसर, धृति रॉन्ग आंसर, आर्यन रॉन्ग आंसर, शांश रॉन्ग आंसर, चलो इधर देखो। अच्छा एक बात बताइए, हम रेफरेंस किसी को भी मान लें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, है ना, हम किसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं, डजेंट मैटर, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को एज अ रेफरेंस मान के चल सकते हो। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले, तो पहले तो जो सिस्टम दिया हुआ है उसके हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। अगर मैं बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट को रेफरेंस मान लूं तो किसी को कोई दिक्कत? ठीक है जी, आप ऊपर वाले को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है ना, मैं किसी को रोक नहीं सकता, और उससे आंसर में कोई फर्क ही नहीं आएगा, मैं रोक के करूंगा क्या, ठीक है। तो ये 2m है, इसका मास m है, ये 2m का जो सेंटर है वो L/2 पे है, और m का जो सेंटर होगा वो 3L/2 पे होगा, मानते हो ये बात? है ना, ये 3L/2 होगा ना भाई, L तो यही हो गया, ठीक है ना, और आधा इसका भी हो गया, दैट इज L/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, यू इनिशियल, सो दैट इज 2m, जो चेन है वो तो L/2 हाइट लेनी पड़ेगी चेन की, तो ठीक है ना, और जो रोप है उसकी हाइट लेनी पड़ेगी हमें कितनी, बोलो भाई, रोप की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? 3L/2, mg इंटू 3L/2। प्रॉपर प्रोसीजर के साथ
अगर आप करोगे तो आपके आंसर में गलती नहीं आएगी। आंसर में गलती तभी आती है जब आप स्टेप्स को स्किप करते हो, आप स्किप करने की कोशिश करते हो। जहां पे आपने स्टेप स्किप करे वहां पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इतने सीधे नहीं होते कि आप सर यहाँ पे steps 3 mgl/2 नहीं आएगा वहां पे तो लास्ट स्टेप पे? ऐड कर दिया दोनों को बेटा। ओके। चेन अलग है, रोप अलग है, दोनों की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करिए, दोनों को ऐड कर दिए। बताओ दिक्कत कहाँ है? ओके समझ गई। सर ये L/2 निश्चिंत आना चाहिए। क्या चीज? L/2 नीचे मतलब? मतलब जैसे आपने साइड पे लिखा ना L ब्लैक पेन से L और L/2, हाँ, वो L/2 निश्चिंत रखना चाहिए। नीचे कैसे, समझा नहीं हूँ। P जैसे सेंटर लेके तो नीचे L/2 आ जाएगा L का। हाँ सेंटर लिया तो है, L/2 पे ही तो नहीं लिया। सर, जो दूसरी साइड लिखा आपने ब्लैक पेन से। वो तो दिखाने के लिए बताया कि उसकी हाइट 3L/2 है, ओके सर। तो करिए मैंने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने मास को भी 3/2 से वो करा था, तो इसमें नहीं करेंगे? क्या क्यों करेंगे बेटा, उसमें क्यों करा था हमने? व्हाट वाज द रीजन? उसमें क्यों करा था हमने? इतना पोर्शन की तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, क्योंकि वो इस पे पड़ा हुआ था, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी 0 पे पड़ा हुआ था। यहाँ पे बताओ किस पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी 0 है? यहाँ पे तो पूरा का पूरा ही हैंग कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या जरूरत है, यहाँ जो भी है पूरा का पूरा हैंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर रोप की बात करते हैं हम, जिसका मास m है, उसकी हाइट अब L/2 हो गई, और जो भारी मास है 2m, अब उसकी हाइट 3L/2 हो गई। अच्छा, आपको ये तो पता चल रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी अब, ठीक है ना, ये पता चलना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि देखो पहले जो भारी मास था वो नीचे था, अब भारी मास कहाँ चला गया? ऊपर, ठीक है ना। अब भारी मास ऊपर चला गया तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो पहले तो रोप की लिखो mgL/2, फिर चेन की लिखो 2mg इंटू 3L/2, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारे पास 7mgL/2। तो डेल्टा यू, दोनों को करो माइनस, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आंसर वुड बी mgl। कोई है ऐसा जिसने इसी तरीके से करा हो? एनीवन? एक भी ऐसा है जिसने सर इसी करा तरीके तो से इसी करा हो? तरीके से था, पर एंड में वो जब वो डेल्टा निकालना तो पहले वो लिख दिया, फिर बाद में फाइनल वाला कर दिया। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर भी स्टेप्स काफी सही करे तुमने। हाँ जी, एनीवन जिसने इसी तरीके को फॉलो किया हो, प्रॉपर मेथड को फॉलो किया हो? सर ऐसे ही फॉलो Yes, कर sir. रहा था पर थोड़ा लेट हो सर गया। मैंने सर सर मैंने किया सर। मैंने भी यही किया इनिशियल पहले निकाला। बढ़िया है, बढ़िया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर अगर हम रेफरेंस पॉइंट नीचे ना मान के चेन और रूप के जस्ट बीच वाला पॉइंट माने तो, मतलब जहाँ पे चेन स्टार्ट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर, डेल्टा यू सेम आएगा। सर मैंने पूरे सिस्टम मतलब पूरे रोप और चेन को पूरा सिस्टम मान के किया था, और फिर टोटल लेंथ 12 थी तो सेंटर ऑफ मास L होगा, तो सर उससे नहीं किया होगा, था। नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास L नहीं होगा। ओके सर। इसीलिए तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो सर फिर उससे मतलब वो मेथड गलत है, आंसर तो गलत सही है, आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ओके सर। वो आ गया होगा, लेकिन दैट इज उसमें अगर आपने रेफरेंस पॉइंट आप कोई भी चूज कर सकते हो, वो चीज गलत नहीं है।
ठीक है ना, यू कैन चूज एनी रेफरेंस पॉइंट, लेकिन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी रोप की और चेन की वो आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अगर वो आपने अलग अलग निकाली है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर सही है। आपने अलग अलग निकाली? सर साथ में ही निकाली थी सर। साथ में? सर अच्छा, पहले केस लिया जब वो इन्वर्टेड नहीं था और फिर दूसरा लिया जब वो इन्वर्टेड था। तो उधर पहले से केस में पहले केस में जो मैंने मास लिया वो 2m था और डिस्टेंस लिया l, तो पोटेंशियल एनर्जी -2mgl आई। और सेकंड केस में मास लिया m और पोटेंशियल एनर्जी -mgl आई, तो फिर दोनों की mgl आया। नॉट करेक्ट। मास तो वैसे भी अगर पूरे सिस्टम का आप देखोगे तो 3m है मास। आई होप आप समझ गए होंगे। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जब स्प्रिंग का ऑसिलेशन होता है तो उसमें जो एनर्जी के ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे? इधर देखो भाई, ये मीन पोजीशन है, ठीक है ना, और इधर से ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, और इधर से ये कौन सा एक्सट्रीम होता है बेटा? नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। दोनों तरफ वो सेम डिस्टेंस तक जाता है, मानते हो? ठीक है ना, दोनों तरफ से वो सेम डिस्टेंस पे जाता है। मीन पोजीशन पे x इज इक्वल्स टू 0 है बेटा, और इधर x इज इक्वल्स टू +a, और इधर जो है वो x इज इक्वल्स टू -a, ठीक है ना। और मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? काइनेटिक, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या होती है? मिनिमम होती है, 0, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है 0, यस और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर मैं इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करूं, सपोज करो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, सपोज आई वांट टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे बनेगा? आइए उस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। x के साथ मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा देख लो जरा। दैट वुड लुक लाइक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ये ऐसा लगेगा कि ये पैराबोला है जो ओपनिंग अपवर्ड है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाफ के x² होती है। दैट मीन्स दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू x²। और ये x² का ग्राफ ऐसा बनता है, अगर आपको याद हो, पैराबोला याद है ना। x² का Yes, ग्राफ yes. ऐसा बनता है, ये ओरिजिन होता है, दैट इज 0,0। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये x इज इक्वल्स टू a हो गया, ये x इज इक्वल्स टू -a हो गया, और ये 0 हो गया। इससे ऊपर नहीं जा सकती पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि इससे आगे बन ही नहीं सकता ग्राफ। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना हो तो उसमें बनेगा उल्टा, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। जो भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया है उसका उल्टा बना दो, उतनी ही हाइट तक, हाइट चेंज नहीं करनी, ठीक है ना, उतनी ही हाइट तक आप इसका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना दो भाई। और अगर आपको टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाना है तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी भैया, मैकेनिकल एनर्जी।
ठीक है ना। अब आप ये देखो, जो ग्रीन से मैंने बनाया है, दैट इज शोन बाय द ग्रीन, ये कौन सी एनर्जी का ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी। जो मैंने रेड से शो किया है, ये कौन सी एनर्जी का ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी। और ये जो मैंने वायलेट सा कलर है, ये कौन सी है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये तो कंजर्व रहेगी ना, आपस में दोनों काइनेटिक पोटेंशियल चेंज होते रहेंगे जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये पॉइंट, ठीक है ना, ये ऊपर मैक्सिमम एनर्जी का है। ठीक है ना, ये ऊपर मैक्सिमम एनर्जी का है, तो ये पॉइंट आप हाफ के ए स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जो है मैक्सिमम सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सो दैट पॉइंट यू कैन से दैट हाफ के ए स्क्वायर। आप इसको हाफ के ए स्क्वायर बोल सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पैराबोलिक ग्राफ होगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि ग्राफ विल बी, कैसी शेप होगी भैया? पैराबोलिक। पैराबोलिक शेप होगी। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लिख लो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ये ग्राफ नहीं समझ में आया, ये जो आपने बनाया पैराबोलिक। पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, सर ये यू और और के के यू पोटेंशियल एनर्जी है, के काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ उल्टा होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मेन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल ऊपर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल नीचे होगा। और वाइस वर्सा, जब एक्सट्रीम पोजीशंस आएंगी तो वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 0 है, आप देख भी पा रहे हो इन दोनों पॉइंट्स पे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम है। मेन पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, और जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ तो बिल्कुल सीधा ही आएगा। ओके सर। टोटल एनर्जी दैट इज U प्लस के, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें सर, हाँ जी बोलो। सर काइनेटिक एनर्जी के लिए कोई इक्वेशन नहीं है? बना लो, टोटल में से माइनस कर दो पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ओके सर। सर ये जिस पे काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल है, इस पॉइंट को डिफाइन कर लो, दोनों को इक्वल पुट कर दो। एक इक्वेशन बना सकते हैं इसको लेके, जो हर ग्राफ में, जो हर केस में लग जाए। केस में लग जाए मतलब? हर केस के लिए एप्लीकेबल हो। तब हर केस के लिए एप्लीकेबल हो, समझा नहीं मैं। सर अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं ना। किस चीज में आप कहना करना क्या चाहते हो, ये तो बताओ सर पहले। जैसे आप अलग एग्जांपल कह रहे हो वो करेंगे। जानी मैं। सर जो आप अलग अलग एग्जांपल कराते हो, जैसे आपने पुली का भी कराया थे, इतने सारे एग्जांपल अलग अलग टाइप के, तो वो कह रहे हैं किस चीज का फॉर्मूला, किस चीज का बनाना है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो है ही। नहीं, पॉइंट पे। ओके ठीक है सर, बन जाएगा।
खुद ही निकाल सकते हो, ये पॉइंट आप खुद ही निकाल सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल काम ही नहीं है। आप ये पॉइंट निकालना चाहते हो तो दिस पॉइंट यू कैन इजीली फाइंड आउट, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आपने पूछा ही है तो फिर क्वेश्चन लिख लो। द स्प्रिंग ऑसिलेट्स with amplitude A find distance from mean position x is equals to 0 where kinetic energy is equals to potential energy। करो भैया, वो पॉइंट बताओ, वो डिस्टेंस बताओ, x की वो वैल्यू बताओ जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर। करो, खुद ही सॉल्व करो भाई, मैं करवा दूंगा तो उसका क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं। सारी चीजें तो मैं नहीं करवा सकता ना, पेपर तो आपको ही देना पड़ेगा जाके भाई, पेपर तो मुझे देना नहीं है। सर 1 मिनट पीछे करना। फिर वंश इज रॉन्ग आंसर। पार्टिकल का वो डिस्टेंस निकालना है मीन पोजीशन से जहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मतलब बेसिकली आपसे मैंने ये पूछा हुआ है, ये 2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं मैंने आपसे। यहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है? तो बेसिकली मैंने आपसे ये 2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं कि ये क्या होगा, जहां पे उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। सर सर क्वेश्चन दिखाओ एक बार, वो जो आपने लिखा है। राघव जी रॉन्ग आंसर। सॉल्व करो बेटा प्रॉपर फॉर्मूले से, तुक्के नहीं चलेंगे, तुक्के चलते नहीं है फिजिक्स में। कि जो कई बार आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है, वो होगा नहीं, आंसर कुछ और ही निकलता है। अक्षित सही है बेटा। अक्षांश जी, ग्रेविटी की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, मतलब ग्रेविटी कहाँ से आ गई, मतलब दूर दूर तक ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का। कोई और बताना चाहता हो? मैं यस कर सर, रहा हूँ, अगर 2 कोई और मिनट बस। बताना चाहता हो तो बता देना, कोई बात नहीं, आप बता सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ डायग्राम ही बना रहा हूँ, यू कैन टेल।
Rn सही है उधर। ये a डिस्टेंस है, ये -a है। भूमि रॉन्ग आंसर। आयुष सही है बेटा। देखो बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा, इधर भी होगा, ठीक है ना, जब पार्टिकल यहां पे होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल के पास दोनों एनर्जीज होंगी बेटा, बोलो, जहां पे उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यहां पे भी एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल आपको क्या मिलेंगी, बराबर मिलेंगी। क्योंकि मीन पोजीशन पे भाई इक्विलिब्रियम जो उसकी पोजीशन है उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी है, बताओ। इक्विलिब्रियम पे कौन सी एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक। सिर्फ काइनेटिक है। एक्सट्रीम पे उसके पास सिर्फ पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब बीच में जो पोजीशन होगी उसके पास थोड़ी सी काइनेटिक होगी और थोड़ी सी पोटेंशियल होगी। हमें वो पॉइंट ढूंढना है, हमें वो वाला एक्स ढूंढना है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड ही होगा, जहां पे उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर मिलेगी आपको, ठीक है ना। अब ढूंढना बहुत आसान है। हमें एक फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला पता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसमें दिमाग कैसे लगाना था भाई, दोनों का जो सम है क्या वो हाफ के ए स्क्वायर रहता है, यस सर। क्या जी, ये बड़ा के है, इसको मैं ना के ई कर देता हूं ताकि आप स्प्रिंग कांस्टेंट से कंफ्यूज मत कर दो इसे। वैसे तो बड़ा के और छोटे के में फर्क होना चाहिए, ठीक है ना। ये बड़ा के है बेटा, ये बड़ा के है, तो मैं इसको के ई कर लो इसको, ठीक है ना, इसको ना के ई कर लो। ये जस्ट क्योंकि ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट भी के से ही लिखते हैं हम। हालांकि वो छोटा के होता है, लेकिन कई बार हमारे बनाने में गलती हो जाती है, सामने वाले के समझने में गलती हो जाती है। तो बेटर है कि काइनेटिक एनर्जी को आप के ई लिख दिया करो जहां पे भी कंफ्यूजन का चक्कर हो। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये आ गया। इसका मतलब हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। दोनों को कर दो बराबर, क्योंकि वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे दोनों बराबर है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। के से के कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय अंडर रूट 2 प्लस माइनस a बाय अंडर रूट 2। a बाय अंडर रूट 2 पे दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। a बाय अंडर रूट 2 पे दोनों बराबर होंगे। a बाय 2 कुछ लोगों ने आंसर दिया था, तो काफी सारे लोगों ने दिया था a बाय 2 नहीं होगा बेटा। वो हमें देखने में लगता है कि a/2 पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्राफ पैराबोलिक है। तो अगर ग्राफ पैराबोलिक है तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये जो दो पॉइंट्स है ना, जहां पे ये दोनों ग्राफ आपस में मीट कर रहे हैं, जहां पे ये इक्वल है, तो एक पॉइंट है a/√2, ठीक है ना, और एक है माइनस a/√2। ये ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हो आप, अगर आप करना चाहो तो, ये आपकी मर्जी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जोड़ तोड़ के मरोड़ के क्वेश्चन जैसे मर्जी आ सकता है, कोई अंत नहीं है, चीजों का कोई अंत नहीं है भाई। फिजिक्स में क्या, खैर किसी भी सब्जेक्ट में अंत नहीं है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके काम, मैं हर बार बोलता हूँ आपको, सिर्फ कंसेप्ट ही आएंगे आपके काम, और कुछ नहीं आएगा। कंसेप्ट कंसेप्ट और कंसेप्ट, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके कंसेप्ट उतने पक्के होते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको पक्का करना है। सबसे पहला काम यही है, ठीक है ना। आपको जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने के बाद उनको दोबारा सॉल्व करो, जो रह गए डाउट्स उनको दोबारा करके देखो,
फिर उसके बाद मेरे से जो डाउट डिस्कशन हुआ, चलो वो हो गया। उसके बाद डाउट डिस्कशन के बाद उनको दोबारा करो, फिर से जो रह गए थे उनको फिर से दोबारा करो डाउट डिस्कशन के बाद, ताकि वो पक्के हो जाएं, क्योंकि उनको दिमाग में बिठाना पड़ेगा भाई। जब तक वो दिमाग के अंदर नहीं बैठेंगे तो अगली बार कहीं पे यूज करने का मौका आएगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है इस बात की, क्योंकि क्वेश्चन वो तो नहीं आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन उससे मिलता जुलता आएगा, वो नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्वेश्चन वो नहीं आएगा, उससे मिलता जुलता आएगा, ठीक है ना। तो याद तो कर नहीं सकते हम क्वेश्चन को, तो कंसेप्ट ही याद रख सकते हैं, इसलिए बार बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारना, हमें बार बार उसको रिवाइज करना है। उसके बाद हो सकता है अगर क्वेश्चन वो आ भी जाए तो आपको याद नहीं होगा आंसर भाई, क्योंकि उस टाइम तक आप इतने चैप्टर पढ़ चुके होगे। आप सोचो कि इतने चैप्टर्स +1 में हैं और उतने ही चैप्टर्स +2 में भी हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन अगर सेम आ भी गया गलती से, ठीक है ना, आ भी सकता है, ठीक है ना, मेंस और नीट में तो आ भी सकता है, एडवांस में तो नहीं आएगा, मेंस और नीट में आ भी सकता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपको याद ही नहीं होगा कि उसका आंसर क्या है, आपको वहां पे दोबारा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ही किस्मत की बात है कि आपको आंसर भी याद रह जाए, ये तो रेयर ऑफ रेयर केस है, ठीक है ना। अभी तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस जो है एग्जाम में जब आप करते हो, क्योंकि अभी तो हम एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर्स याद रह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वही क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे होगे आपको एक भी आंसर याद नहीं होगा, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता यार। तो अगर गलती से रह गया तो एक आधे क्वेश्चन में आपका फायदा हो जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके पास कंसेप्ट्स, ठीक है ना। अंत कोई नहीं है चीजों का, कोई अंत नहीं है चीजों का, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किसी चैप्टर पे कितने मुश्किल क्वेश्चंस बनाने, इसका कोई अंत नहीं है। जिसके दिमाग में जो आता है वो कर सकता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली चीजें सॉल्व होने वाली होनी चाहिए, तो आपका सिर्फ दिमाग चलना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। चलें आगे। यस सर। चलो जी। तो क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाते हैं तो उनका मोटिव समझने की कोशिश करो। उनका मोटिव ये नहीं है कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने रट्टा मारा हुआ हो, उनको ऐसे लोग चाहिए जो जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को नए तरीके से टैकल कर सके। और इसीलिए क्वेश्चंस नए होते हैं, खास करके एडवांस में। मेंस में भी आपके लिए तो नए ही होंगे, क्योंकि आपने दुनिया भर की बुक्स तो सॉल्व करनी रखी होंगी, तो सिंपल सी बात है आपके लिए तो क्वेश्चंस नए ही होंगे। तो जब आप पेपर में बैठे होते हो तो उनका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो मुश्किल को देख के घबराए नहीं, है ना, जो उसका सामना करें, जो उसको मतलब ये सोचें कि हम इस चीज को कर सकते हैं, नई से नई चीज को कैसे टैकल किया जा सकता है। तो रट्टा थोड़ी मरवाना है कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। मान लो सपोज करो आप कल को डॉक्टर बनते हो, जो मेडिकल वाले, उसके बाद कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या जो भी कुछ करते हैं जिंदगी में, वे टू सक्सीड, ठीक है ना, यू कैन डू एनीथिंग। आजकल तो इंजीनियर्स बहुत कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली तो आपका प्रोफेशन फिक्स हो गया कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, आप बाद में बिजनेसमैन भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो मेन बात यह है कि आपके सामने जो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे वो तो नए आएंगे ना। जिंदगी में चैलेंजेस ये बता के थोड़ी आते हैं कि पहले आप इस चीज को पढ़ लो फिर हम इसमें से सवाल पूछेंगे। जो लाइफ के चैलेंजेस हैं वो हमेशा नए होंगे। तो ये आपको जो ये चीजें तैयार करती हैं, तो ये आपको जिंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार करती हैं, ठीक है ना। आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि हाँ यार इसमें ये ऐसा हो रहा है। आपके पास सिर्फ कंसेप्ट्स, ऐसा ही जिंदगी में भी है। आपके जिंदगी के कुछ रूल्स डिफाइंड है कि आपको जिंदगी ऐसे जीनी है, ठीक है ना। उसके बाद जिंदगी में क्या मुश्किलें आती हैं उस टाइम पे तो डिसीजन आपका होगा ना, कि आपको उस टाइम पे कैसे प्रोसीड करना है या क्या करना है। तो दैट्स वाई, मतलब इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दिए जाते हैं। ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो नहीं है भाई, ये आपके कैरेक्टर का टेस्ट है, ठीक है ना। आप कितना मुश्किलों से घबराते हो, कितना उसको इजीली हैंडल करते हो, ये उसका टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका ये।
तो इसको अगर ऐसे सोच के चलोगे तो आप ज्यादा प्रोसीड कर पाओगे, ज्यादा सक्सीड कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले जो है अपना पूरा जी जान लगा दो उसको सोचने के लिए। डाउट तो मेरे पास उसके बाद आना चाहिए कि अब तो हुआ ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना, अब तो हम थक के हार गए इसको कर करके, उसके बाद डाउट आना चाहिए मेरे पास कि हाँ ये ऐसा है, तो अब हम इसका क्या करें, इस क्वेश्चन का अब हम क्या करें, ठीक है। क्योंकि पेपर मुझे नहीं देना, मुझे सीरियसली पेपर नहीं देना आपकी जगह पे, क्योंकि जितना मैं करवाऊंगा वो तो मैंने करा ना, वो आपने थोड़ी करा। उससे आपके दिमाग का क्या डेवलपमेंट हुआ? बस अब मैंने जो समझाया वो आपने याद कर लिया, वो तो सिर्फ इतना ही हुआ है, उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स Fc एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कुछ वर्क डन का कंसेप्ट याद है आपको? कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता था? यस सर। क्या था? Sir, work done by conservative force is negative of change in potential energy. बिल्कुल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही काम की बात है हमारे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा V। अच्छा, अगर स्मॉल वर्क डन लिखें तो यहां पे स्मॉल चेंज लिख सकता हूं मैं? बोलो। यस लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के आगे डी लगा दिया मैंने, है ना, डेल्टा हटा दिया वहां से, क्योंकि स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल चेंज होगा, ज्यादा वर्क डन है तो ज्यादा चेंज होगा। डेल्टा होता है लार्ज चेंज के लिए, डी वर्ड होता है स्मॉल चेंज के लिए, जो हम डिफरेंशिएशन वाला यूज करते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताना जरा, क्योंकि टॉपिक का नाम समझो, हेडिंग समझो क्या लिखा है। हमें रिलेशन निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, वर्क नहीं फोर्स, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? नहीं, Yes है ना, sir. लिख सकते, वेयर डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट। अरे यार, वेयर डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट। चलो जी, किसी ने कहा यार माइनस इधर लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, अब डी यू को इधर ले आओ और माइनस इसके साथ लगा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कुछ कहना चाहिए, तो हमने माइनस इधर लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। किसी ने कहा यार ये भी सही नहीं लग रहा, आप ना इस पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। मैंने कहा ठीक है यार, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन किया है तो बाद में इंटीग्रेशन तो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा आपको, तो कर लेना इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन करके जो भी आ जाए वो लिख देना। मेन बात ये है, जो मेन पॉइंट है वो ये वाला है, इस पे अभी मैंने डब्बा बनाया जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। वैसे तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वर्क डन से ही हमने डिराइव किया है, लेकिन इसका आगे फायदा हमें दिखने वाला है। अभी मैं आपको फायदा दिखाऊंगा, इसका रिलेट करूंगा इसको स्प्रिंग वाले ऑसिलेशंस से, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। खैर, अच्छा एक बात बताइए, जो भी ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है ना, जो भी ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ये एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा और जेड डायरेक्शन में भी होगा। मानते हो ये बात? मतलब हो सकता है, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा होगा, मतलब मेरे को ये बोलना चाहिए, ज्यादा बेटर वर्ड है कि हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। हो सकता है इनमें से किसी एक में ना भी हो, या हो सकता है दो में ना हो सकता है तीनों में ना हो, फोर्स ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डी आर वेक्टर, जो डी आर वेक्टर लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, किसी को कोई परेशानी? नो सर। हाँ जी, एनीवन, कोई परेशानी किसी को? अगर ये जो डी आर वेक्टर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, 100% लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी यहां तक किसी को 1% भी? तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, इंटीग्रेशन का साइन लगाना वो भी लगा लो, क्या दिक्कत है? ओके।
लगाना है तो दोनों तरफ लगाना है, एक तरफ तो लगेगा नहीं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करो एफ एक्स का डी एक्स के साथ, एफ वाई का डी वाई के साथ और एफ जेड का डी जेड के साथ। मानते हो? एफ एक्स का डी एक्स के साथ, एफ वाई का डी वाई, एफ जेड का डी जेड। ठीक है ना? अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें हम, अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है और हम वाई और जेड में मूव नहीं कर रहे, ठीक है ना, अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट वाई और जेड में नहीं है तो वाई और जेड कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब डी वाई और डी जेड को क्या जीरो माना जा सकता है? भाई ध्यान से सुनो, अगर आप वाई और जेड में मूव नहीं कर रहे तो आपके वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या कांस्टेंट होंगे? सिंपल सी बात है। तो डी वाई और डी जेड को आप जीरो पुट कर सकते हो। तो बचा क्या? जब आपने डी वाई और डी जेड को जीरो पुट किया तो क्या बचा? ये बचा। तो एफ एक्स हमारे पास आ गया माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये एफ एक्स की बात है अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वाई डायरेक्शन में है तो क्या चीजें कांस्टेंट होंगी भैया? जेड। एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, है ना। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है तो एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, मतलब डी एक्स और डी जेड जीरो होंगे, ठीक है ना। तो ये बनेगा डी यू क्या बनेगा? माइनस एफ वाई डी वाई। तो एफ वाई क्या बन जाएगा? माइनस डी यू बाई डी वाई। ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। मैं इसको आपको एग्जांपल में यूज करके दिखाऊंगा भाई, ऐसा नहीं है कि हम चीजें थ्योरेटिकल पढ़ते रहेंगे। अब z डायरेक्शन की बात हो रही है, z जैसे मर्जी डाल लो। मैंने z के दो सिंबल यूज किए हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आपको पसंद आता है। अगर z डायरेक्शन की बात करें तो x और y कांस्टेंट होंगे, तो dx और dy जीरो होंगे। इसका मतलब इनका चेंज जीरो होगा, क्योंकि d का मतलब होता है चेंज। अगर x और z कांस्टेंट हैं तो dx और dz जीरो होंगे, अगर x और y कांस्टेंट हैं तो dx और dy जीरो होंगे। तो बनेगा क्या? fz dz, ठीक है ना। तो fz हमारे पास आ गया माइनस डी यू बाई डी जेड, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मतलब ये जिनके मैंने डब्बे लगाए हुए हैं वो चार फॉर्मूले हैं। बेसिकली वो चार तो है नहीं, दो हैं। एक तो इंटीग्रेशन वाला है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के ऊपर वाला जो डब्बा है उसमें डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने एक्स वाई और जेड में उसको अलग अलग लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक्स डायरेक्शन का फोर्स निकालना है, सुन लो मेरी बात अब, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक्स डायरेक्शन का फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो आप पोटेंशियल एनर्जी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे और आगे माइनस लगा दोगे। अगर आपको वाई डायरेक्शन का फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? वाई के रिस्पेक्ट में, और आगे माइनस लगा दोगे। सिमिलरली अगर जेड डायरेक्शन में फोर्स निकालना है तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और आगे माइनस लगेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? थ्योरी क्लियर है? हाँ, आगे यूज करेंगे एग्जाम्पल में तो ज्यादा फील आएगी, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स में जो फील आती है बेटा वो थ्योरी पढ़ के नहीं आती। सिंपल सी बात, सिंपल एंड क्लियर कंसेप्ट है कि थ्योरी पढ़ के तो हम सिर्फ फॉर्मूला हमें नजर आएगा, लेकिन उसका यूज कैसे हो रहा है, रियल लाइफ में यूज कैसे हो रहा है, वो तो एग्जाम्पल से ही पता चलता है। लिखो इसको फटाफट। अब इसका यूज करके देखते हैं कहाँ पे यूज करेंगे। देखेगा, दिखेगा आपको, प्रॉपर दिखेगा कि हाँ अरे ये तो बन रहा है ना। आप भी कहोगे कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बनना ही चाहिए था और अपने आप बनेगा भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन क्यों नहीं हुआ? का डबल डिफरेंशिएशन बेटा? सर जो डेल्टा यू है यहाँ पे सर पहली चेंज इन है, तो सर जब डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं आएगा? कैसे आएगा बेटा? बना के दिखा दो मुझे। सर जैसे पहले से ही चेंज हो रहा है, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो पहले से ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है,
तो सर जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा। तो सर दोनों तरफ किस तरफ, दोनों तरफ कहाँ डिफरेंशिएशन किया मैंने? सर ये वर्क डन और क्या कहाँ लिखा है मैंने? पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे को तो एक भी स्टेप ऐसा नजर नहीं आ रहा जहाँ पे मैंने लिखा हो कि दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन किया है। सर मतलब स्मॉल चेंज इन वो किया है वर्क डन और स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा का डी लिखा है सीधा सीधा। सर तो फिर दूसरी तरफ भी कैसे डी आ गया? स्मॉल है यार, इसमें क्या दिक्कत क्या है, मतलब समझा नहीं। छोटे छोटे पोर्शंस हैं पोटेंशियल एनर्जी के, उनको इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा ही बनेगा, चेंज ही यहाँ बनेगा। पे जो आपने इंटीग्रेशन का साइन डाला है, इसका बाद में कोई यूज तो नहीं हुआ है? क्वेश्चन में हो भी सकता है यार, अगर लिखा है तो हो भी सकता है क्वेश्चन। ओके सर। कोई भी बात बिना मतलब के तो लिखी नहीं जाती, मतलब जो आपको करवाया गया है वो हर चीज जो है वो काम की ही होगी। किसी क्वेश्चन में कहाँ पे कैसे यूज हो जाए हमें क्या पता। डी का आप ये पूछना चाह रहे हो, डी का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, जब आप उसको लिमिट पुट करोगे u1 से u2, तो डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u यस यू ही सर। होगा। यस सर। लिमिट पुट करो u1 से u2, तो ये बन गया u2 माइनस u1। ये क्या बोलेंगे, डेल्टा U। ओके सर ओके ठीक है। तो डी का इंटीग्रेशन जब आप लिमिट पुट करके करोगे तो वो डेल्टा u बनेगा। तो ये जहां पे हमने डेल्टा u से d कर दिया इसको, और इसके साथ में d लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि दैट इज फॉर द स्मॉल चेंज। डेल्टा होता है लार्ज चेंज, ठीक है ना। जब हम स्मॉल चेंज है, ये डी यू स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा चेंज बनेगा, ठीक है ना। यस सर। बनेगा तो चेंज ही ना, रहेगा तो चेंज ही हो, ठीक है ना। छोटे चेंज का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा चेंज बनेगा, छोटे वर्क डन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा वर्क डन बनेगा, ठीक है। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके सर। और ये डब्बे वाला याद रखना है, इंटीग्रेशन वाला तो बस मैंने आपको इस वजह से याद करने के लिए नहीं कहा क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन तो आपको लगाना आता ही है। जब भी किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे और पता चलेगा आपको कि कैसे करना है इंटीग्रेशन। चीजें प्रॉपरली जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो एवरीथिंग इन द चैप्टर इज रिलेटेड। जब भी हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो इसका यूज दिखाता हूँ, यूज दिखाऊंगा मैं आपको इस ग्राफ में। टॉपिक वही चल रहा, टॉपिक नया डालने की जरूरत नहीं है, मैं उसका आपको यूज दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका फायदा क्या है, हमने ग्राफ बनाया, ये किस चीज का ग्राफ था भैया, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था ना ये वाला, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स इज इक्वल्स टू 0। चलो क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, एक्स स्क्वायर। एक्स के हिसाब से चेंज हो रही है हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग की। ये देखो ग्राफ ऐसा है, लेकिन जो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट है वो किसके अलोंग है, बोलो, एक्स के अलोंग है ना। इधर जाएगा तो एक्स पॉजिटिव और इधर जाएगा तो एक्स नेगेटिव। ये जो है हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स के अलोंग है तो क्या dy और dz 0 होंगे, यस सर। dy dz 0 होंगे, ठीक है ना। देयरफॉर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा,
क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं? Yes. बिल्कुल कर Yes, सकता हूं। sir. चलो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो। अब पोटेंशियल एनर्जी है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर बाय dx, ठीक है ना। तो माइनस हाफ के तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच गया अंदर। मुझे याद नहीं आ रहा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x 2x 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस के एक्स। क्या यही स्प्रिंग फोर्स होता है ना? Yes, sir. रीस्टोरिंग फोर्स होता है। माइनस तो सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, वो उल्टी डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। दैट इज द ओनली रीजन कि यहाँ पे माइनस आया, वरना नहीं आता। अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये फोर्स नेगेटिव होगा। इधर देखो, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, इस रीजन में एक्स पॉजिटिव है, लेकिन फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। इस रीजन में एक्स नेगेटिव है, लेकिन फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने इसको स्ट्रेच किया, पॉजिटिव एक्स में ले गए आप, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, देखो इधर एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना, लेकिन फोर्स कैसा है? स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव, ठीक है ना। दैट इज माइनस के एक्स, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, अगर आप इधर ले गए इसको, यहां पे एक्स क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी कि उल्टा होगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव है तो मतलब फोर्स पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव होगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि डिफरेंशिएशन, जब हम फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, ये बात याद रखना कि ये जो भी फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं, ये सिर्फ कौन से फोर्सेस के लिए वैलिड है? कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव के लिए, क्योंकि सारी कहानी उसी के अराउंड घूम रही है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात ही कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होती है, दूसरी जगह पे तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती। निकालने या ना निकालने की बात तो दूर की रही, डिफाइन ही नहीं होती। तो जो चीज डिफाइन ही नहीं होती तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसके लिए ये जो है हम लगा सकते हैं। अच्छा, और सुनो, अब ये du by dx है क्या? क्या इस ग्राफ की स्लोप है? अरे बोलो, du by dx क्या है? Yes, sir. स्लोप है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट कि जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ux ग्राफ। ux ग्राफ की जो स्लोप है ना, उसको देख लो और उसका नेगेटिव कर दो तो आपको स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, अपने आप साइन आएगा आपका। इधर पॉइंट कंसीडर करो बेटा, मैंने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया। ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो एंगल एक्यूट बन रहा है क्या? बोलो, क्या स्लोप पॉजिटिव है? स्लोप पॉजिटिव है, बिल्कुल। यस अगर स्लोप पॉजिटिव है तो क्या इधर फोर्स नेगेटिव है? बिल्कुल। यस दूसरी साइड चेक करो, देखो सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि अगर फॉर्मूला बना है तो बेटा वो हर जगह अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा कहीं पे। यहां पे देखो कैसा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूस। स्लोप कैसी है? नेगेटिव। और नेगेटिव का भी नेगेटिव, तो फोर्स कैसा हो गया? पॉजिटिव, ठीक है ना। स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। माइनस du by dx, du by dx is the slope of this particular graph, ठीक है ना। du by dx इस ग्राफ की स्लोप है। अगर उसकी स्लोप का हम नेगेटिव कर देते हैं तो हमें फोर्स मिल जाता है। यानी कि इन शॉर्ट इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग था? एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एक्स वाला ही फोर्स मिलेगा। फोर्स एक्स में ही लग रहा है इसका भी।
जो भी फोर्स मिलेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। स्प्रिंग के ऑसिलेशंस में जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स ही होता है। इसका मतलब इस केस में जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो फोर्स मिलेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा, जो कि स्प्रिंग फोर्स होगा। आपको याद होगा जब हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा जब हमने स्प्रिंग फोर्स को इंटीग्रेट किया था, है ना, इंटीग्रेशन किया था हमने वर्क डन से, क्या उसी से हाफ के एक्स स्क्वायर बनाया था मैंने? यस सर। भाई के एक्स का इंटीग्रेशन किया था तब हाफ के एक्स स्क्वायर बना था। तो हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो के एक्स बनेगा ना? यस सर। बनेगा। भाई फोर्स का इंटीग्रेशन करके वर्क डन या एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी का डिफरेंशिएशन करके फोर्स मिलना चाहिए। बात क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जब फोर्स का इंटीग्रेशन करके हमें वर्क डन या एनर्जी मिलती है तो एनर्जी का डिफरेंशिएशन करके हमें फोर्स मिलना चाहिए, वाइस वर्सा ट्रू होना चाहिए। होगा ट्रू, बिल्कुल ट्रू होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में और बातें करेंगे, इसमें और एग्जांपल्स करेंगे हम। ये तो स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल था, अब क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, क्योंकि अगर एक बार आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया उसके बाद तो फिर वो कहीं पे कैसे भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। आपको उसका यूज समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट्टा, मैं कभी भी इसमें बिलीव नहीं करता। आपको कंसेप्ट का यूज समझ में आना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है। अब ये लाइन मैंने बोली है ना कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यूएक्स ग्राफ, तो जब ये क्वेश्चन में यूज होगी तो आपको याद आनी चाहिए उस टाइम पे लाइन, क्योंकि कभी ना कभी हो जाएगी यूज और फिर पता नहीं चलेगा आपको कि ये क्या हो गया, ठीक है ना। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 0 पे देखो, क्या स्लोप 0 है? अरे बोलो, x इज इक्वल्स टू 0 पे स्लोप 0 है? यस सर। बिल्कुल 0 है ना। आप ये देखो ना, ऐसे है ग्राफ, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, यहाँ पे जो स्लोप मिलेगी आपको वो 0 मिलेगी। तो स्लोप 0 तो मतलब फोर्स 0 एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे फोर्स 0, मतलब सब कुछ आपको जैसा मिलना चाहिए। देखो जो भी चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई वो चीज आपको पहले से पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पहले नहीं पता। आपको ये बात पता है कि अगर x पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा, ये बात आपको पहले से पता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जस्ट मैंने इस बात को कंफर्म किया है थ्रू दिस ग्राफ, इस ग्राफ से और इस फॉर्मूले से मैंने उस बात को कंफर्म किया है, ठीक है ना। आई होप अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, बाकी बातें कल के लेक्चर में करेंगे। कोई परेशानी? हाँ जी, सर आ गया anyone, समझ, anyone, anyone? आ गया सर समझ। बहुत अच्छी बात है। इसमें चैप्टर में और कितने लेक्चर लगेंगे? ज्यादा नहीं लगेंगे, मान लो आप तीन लेक्चर और लग जाने चाहिए। ओके सर। मतलब सर मेरा इस हफ्ते अंदाजा से तो पहले 3 खत्म का हो ही है जाएगा? यार, मेरा अंदाजा तो 3 का ही है। अगर आप भी ज्यादा स्लो कर दो तो वो बात अलग है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो ना आप, फालतू के, मतलब जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, तो फिर ज्यादा टाइम भी लग सकता है। उस बात की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता।